नमस्कार, जन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जन नेक्स्ट यानी कि बात युवाओं की, बात नेक्स्ट जनरेशन की। और हम युवाओं से जुड़े हुए तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे विषयों पर जन नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। ऐसे विषयों की बात करते हैं जिनका सरोकार युवाओं से होता है। और ये जो फरवरी मार्च का महीना है दोस्तों, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत खास होता है। खास इसलिए होता है क्योंकि ये उनकी परीक्षाओं का वक्त होता है। और ऐसे में कई बार ये देखने में आता है कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो कई बार इन परीक्षाओं में इस कदर डूब जाते हैं कि वो अपने अंदर कई बार उसका डर भी पैदा कर लेते हैं। यानी कि परीक्षाओं का तनाव हो जाता है, एग्जामिनेशन फीवर हो जाता है। और ये एग्जामिनेशन फीवर कई बार इतना हाई हो जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो परिणाम है वो प्रभावित होने लगते हैं। और कई मामलों में असफलता का भूत सर पर इस कदर चढ़ जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसी तक भी देखने को मिलती है। तो कैसे इन परीक्षाओं के तनाव को दूर कर सके, कैसे इससे पार पाया जा सके, आज का हमारा यही विषय है आज का युवा और परीक्षाओं का तनाव। कैसे इन तनावों को दूर करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे युवा साथी हैं, छात्र हैं जो दिल्ली के तमाम संस्थानों से आए हुए हैं। और इसके साथ हमारे साथ में दो खास मेहमान भी हैं जो इस विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर यतनपाल सिंह जो कि एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग में, और डॉक्टर रश्मि मिश्रा जो कि प्रिंसिपल हैं एंड्रूसगंज केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विषय की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैडम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये, क्योंकि आप बच्चों के साथ बहुत सारा आप लोग डील करते हैं, कि ये तनाव होता क्यों है, बच्चे क्यों इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं? बहुत सारे कारण हैं। बच्चों को परीक्षाएं और विद्यार्थी ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो जब कभी कुछ पढ़ाया जाता है या बच्चे कुछ अध्ययन करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि बच्चे कहां तक उसे समझ पाए। तो किसी न किसी रूप में उसे हमें चेक करना पड़ता है और इसलिए हमें परीक्षाएं लेनी होती है जी। और तनाव होना भी साथ साथ उतना ही एक आवश्यक अंग है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हर बच्चा सोचता है कि मैं प्रथम आऊं जी, और साथ ही उसके पालक भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा सर्वोपरि हो, सबसे पहला नंबर मेरे बच्चे का आए। इन सब बातों से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मन में तनाव पैदा होता है। तो इस तनाव से कैसे निपटे, आज का बड़ा सवाल यह है कि कैसे इन परीक्षाओं के तनाव को दूर रखें, कैसे ये एग्जामिनेशन फीवर दूर रखें। हमारे साथ डॉक्टर यतनपाल सिंह है। आपके पास तमाम सारे इस तरह के केसेस आते होंगे, एम्स में मनोचिकित्सा विभाग में आप हैं। किस तरह से इस चीज को डील किया जाए कि बच्चे इसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्माइल मोर एंड स्कोर मोर, तो वो वाली बात कही है कि इसको उत्सव की तरह लें। क्या सजेशंस आप देंगे कि बच्चे किस तरह से इसको लें? देखिए निखिल जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि परीक्षा हमें जीवन के बहुत से स्टेप्स पे देनी पड़ती है। पहली बात जो विद्यार्थियों को मान के चलना चाहिए कि कोई भी परीक्षा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बट उसे पहली और आखिरी परीक्षा की तरह नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट परीक्षा में यह समझने में मदद करती है कि अपने जीवन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने का एक अच्छा जरिया है। इसीलिए परीक्षा के साथ जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ गया है कि इससे तो हमें बताया जाएगा कि आपको क्या नहीं आता है, उस सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अगर हम परीक्षाओं को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगे तो शायद जो स्ट्रेस उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी कम हो पाएगा। उसके अलावा हमें ये भी समझ के चलना चाहिए कि परीक्षा अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए, सब्जेक्ट को अच्छे से जानने के लिए। तो उसको सिर्फ एक स्ट्रेस की तरह ना लिया जाए बल्कि एज ए चैलेंज लिया जाए जिसमें हम खुद को समझ सके कि हम कहाँ पर हैं। यानी कि परीक्षाओं को एक स्ट्रेस के तौर पर ना लिया जाए, एक चैलेंज के तौर पर जरूर लिया जाए। किस तरह से ये भावना विद्यार्थियों को भरने की जरूरत है आज के समय में खास तौर पर, और अब ये जो सीजन आ रहा है जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन सीजन है, इसमें किस तरह से बच्चों से आप लोग डील कर रहे हैं और क्या सजेशंस देंगे? सबसे पहले तो बच्चा ये ना समझे कि एक साल भर की परीक्षा का जो परिणाम आएगा वो जिंदगी भर का परिणाम है जी। ये बच्चों को नहीं समझना चाहिए और साथ में उनके अभिभावकों, पेरेंट्स को भी ये नहीं समझना चाहिए। मान लीजिए हम सबसे वर्स्ट सिचुएशन की बात करें, बच्चों ने बहुत बढ़िया पढ़ाई की, बहुत अच्छे से इम्तिहान दिया और यदि उनका नतीजा अच्छा नहीं आया, और ये भी मान लें कि हो सकता है बच्चे उसमें उत्तीर्ण ना हो पाए हों, फिर भी बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि बस ये आखिरी इम्तिहान था,
जी। हमें एक साल केवल 1 ईयर असेसमेंट, उसको केवल उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो बात यदि बड़ी आराम से आप सोचें तो स्माइल मोर स्कोर मोर। जैसे ही आप थोड़ा सा स्माइल करना शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे तनाव आपके मस्तिष्क से धीरे धीरे हटता जाता है और आपने जो कुछ पढ़ा है आपको धीरे धीरे याद आता चलता है। हमारे साथ ढेर सारे युवा हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनके जहन में ढेर सारे सवाल हैं। जी आप बताइए। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अच्छा स्कोर करता है, ज़्यादातर उनके पेरेंट्स की एस्पिरेशंस होती है अपने बेटे की ओर, मतलब बच्चे की ओर, कि जो मैं ना कर पाया शायद से मेरा बच्चा कर पाए। पर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इससे प्रेशराइज ना हो, कि वो समझने की जगह उसको मेमोराइज ना करे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को देखकर वो अपनी एस्पिरेशन डाले कि क्या मेरा बच्चा उसको अच्छी तरह से मतलब उसमें उत्तीर्ण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप सर, मेरा एक सवाल था कि आजकल जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स की एक टेंडेंसी ये होती है कि उन बच्चों से उनके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, उनको हर चीज़ करने से मना कर दिया जाता है। तो सर ये कितना, एक तो ये एग्ज़ाम फियर में एक तो ये सहायक चीज़ होती है कि इससे एग्ज़ाम फियर बढ़ भी जाता है, और ये कितना हेल्पफुल होता है मोबाइल छीन लेना बच्चों से और उन्हें टीवी ना देखने देना, उन्हें खेलने ना देना, ये कितना सहायक होता है सर एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के अंदर। जी, ये इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। और आप भी कुछ पूछेंगे? जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर बच्चों के 95% या A1 ग्रेड नहीं आता है तो उन्हें अच्छा कॉलेज या जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसे प्रेशर में बच्चे अपने एग्जाम कैसे दे पाएंगे? जी। आई वुड लाइक टू से कि नाउ डेज पेरेंट्स काफ़ी कंपेयर करते हैं बच्चों को दूसरे बच्चों से, और कंपेयर भी नहीं करते तो वो एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं कि उनको देखो कितने अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, अपना एक स्कोरिंग लेवल होता है। तो अगर वो कंपेयर करेंगे तो बच्चे और सोचेंगे कि नहीं मैं उसकी जितना अच्छा नहीं हूँ, सो दे विल प्रेशराइज मोर। चलिए अभी कुछ सवालों का जवाब लेते हैं। एक तो ये है कि अभिभावकों की तरफ से जो प्रेशर रहता है बच्चे उसको कैसे डील करें? हाँ, बहुत अच्छे सवाल किए हैं बच्चों ने, और ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ से हम अपने सभी अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना बचपन याद करें कृपया, और जब आप बच्चे थे और तब आपको एग्जामिनेशन का कितना प्रेशर था वो भी याद करें। सबसे अच्छा जो एक बच्चे ने सवाल किया है कि मैं जो ना बन सका या बन सकी वो मेरा बच्चा बन दिखाए, बहुत अच्छा है, हम अपने बच्चे से ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमें वी हैव टू एक्सेप्ट आवर चिल्ड्रन एज दे आर। सो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, प्लीज एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज द चाइल्ड इज। उसको वही करने दीजिए जो वो करना चाहता है। आप विश्वास मानिए वो बच्चा उसमें बहुत अच्छा कर दिखाएगा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि मोबाइल ले लिया जाता है, टीवी नहीं देखना, मुझे लगता है शायद हमें कहीं सोचना पड़ेगा। यदि बच्चा आधा घंटा अपना मनचाहा प्रोग्राम देखेगा तो वो बहुत अच्छा रिफ्रेश फील करेगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ेगा। घंटों पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, जो क्वालिटी में आप पढ़ते हैं, जो क्वालिटी टाइम है वो ज्यादा जरूरी है। और आपको कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते आपको एक ब्रेक की जरूरत है, आपको अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा खाना खाने की जरूरत है। आप यदि मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात करते हैं या कुछ चैट करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है। जब पीयर ग्रुप के प्रेशर की भी बात कही। जी, पीयर ग्रुप का प्रेशर है, उससे हम कोई नहीं बच सकते हैं। बहुत सारे हैं, आप मानते हैं, देयर आर सो मेनी ऑफ अस, और जब भी हम कहीं एस्पायर करते हैं तो वहां सीट्स बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल प्रेशर कुछ हद तक हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हम पीयर प्रेशर के कारण, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच के आप चलेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप मान के चलें कि यदि आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी स्टैंडर्ड, उसी एज लेवल के हैं। जब आप इसको अपना मोटिवेशन बनाएंगे आप जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चे की तरफ से आया कि मोबाइल फोन ले लेते हैं, टीवी नहीं देखने देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं बनस्पत स्ट्रेस हटाने के? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अपने जीवन में देखें, तो स्ट्रेस आमतौर पे हमें उन सिचुएशंस में आता है जो हमारे लिए नई होती हैं। जी। तो इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव अचानक से लेके आए जो हमने पहले कई दिनों से नहीं देखा है,
तो वो सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील होती है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अभिभावक शायद यह समझते हैं कि अगर हम मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, टीवी बंद कर देंगे तो शायद बच्चे को पढ़ने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी। बट ऐसा करके वो जाने अनजाने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो बच्चे के लिए नई है, आर्टिफिशियल है, जो वो यूज टू नहीं है। तो मैं भी मैडम के इस ओपिनियन से सहमत हूँ कि एकदम से सब कुछ ले लेना, उससे यह ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के घंटे बढ़ जाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। बहुत से बच्चों के लिए टीवी देखना, कुछ समय के लिए अपने दोस्तों से बात करना, रिलैक्स करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया हो सकता है और उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समय इन चीज़ों पर ना लगाएं, क्योंकि परीक्षा के दिनों में अगर आप पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो उसका परिणाम भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब आती है, इससे पहले कि हम बच्चों से और सवाल लें, अभिभावक कई बार खुद परेशान होते हैं और सवाल ये भी आते हैं कि इतना सारा प्रेशर वो खुद इंटरटेन करते हैं, अभिभावक खुद कैसे इस प्रेशर से मुक्त हो? वो जब खुद प्रेशर लेते हैं तो बच्चों को उस प्रेशर को पास ऑन करते हैं, तो कैसे ये अभिभावकों के लिए भी यहाँ इस मंच से शायद एक संदेश जाना चाहिए कि वो कैसे इस प्रेशर को इंटरटेन ना करें इतना। देखिए, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस एक नेगेटिव तरह का स्ट्रेस है जिसमें हमारे काम करने की क्षमता घट जाती है, हम परेशान ज़्यादा होते हैं और आउटपुट घट जाता है। लेकिन यू स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो एक अच्छी तरह का स्ट्रेस है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें रीज़न देता है पढ़ने का या कोई भी और एक्टिविटी में एंगेज करने का। तो पेरेंट्स के लिए बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस हद तक एक बच्चे को पुश करें, किस हद तक उस बच्चे को मोटिवेट करें और कितना एक्टिवली वो इसको परस्यू करें। जिस तरह के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं ये हमारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज देता है कि आप लोग समस्या को समझते हैं, आप लोगों का अपना एक व्यू पॉइंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस करें कि वो खुद क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि उनके पढ़ने का क्या टाइम टेबल या क्या शेड्यूल होना चाहिए, ब्रेक कब होना चाहिए, तो इन चीज़ों को अगर पेरेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे तो शायद आउटकम कहीं ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, और बच्चों के मन में जो असुरक्षा की भावना आ जाती है परीक्षाओं को लेकर के, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बच्चों से और सवाल ले लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत सारे जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं कि शायद इनके पास, आपके पास कोई पिल होगी इस तरह की जो शायद इनको दे दी जाए और इनकी परीक्षाएं अच्छी चली जाए। जी, मैं उपाय देना चाहूँगा। जी बताइए। काउंसलिंग की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को जैसे कि टीचर पढ़ाते हैं तो उस दौरान काउंसलिंग भी करें, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, तो ये एक मुद्दा हो सकता है जिससे कि निपटा जाए। और दूसरा कि एडवर्टीजमेंट दी जानी चाहिए न्यूज़ चैनल्स में, क्योंकि हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के एडवर्टीजमेंट दी जाती है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एजुकेशन की भी इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दी जानी चाहिए ताकि उसका प्रभाव पड़े। चलिए सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ये होता है कि जो मतलब पेपर होता है वो मतलब पेपर से पहले ही मतलब टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसके लिए फिर वो बच्चे को पूरा मतलब सिलेबस एक साथ याद करना होता है। तो उसके लिए क्या होगा, जो उसने अभी पढ़ा और जो उसका जो सबसे पहला चैप्टर था फिर वो उसे रटने लगता है और इससे उसे स्ट्रेस भी होता है, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं? अच्छा, यानी आपका ये सवाल मैडम के लिए होगा कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चे रटने की बात कर रहे हैं। जी। Well, basically exams are the test of our memory, not our knowledge. So my question is that what should be done so that interest should divert towards the getting knowledge, not about getting how to cup mugging. चलिए, रोट मेमोरी डेफिनेटली वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे आपको कई चीज़ें मेमोराइज करना ज़रूरी है, पहले भी की जाती थी, अभी भी की जाती हैं, उसे आप रट्टू तोता नहीं कहते हैं। जैसे आपको स्पेलिंग्स याद करनी होंगी, कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने होंगे, बहुत सारे ऐसी डेफिनेशंस हैं आपको याद करनी होंगी, उसमें कोई बुराई नहीं। केवल रटना बिना समझे वो गलत है। और आज जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इतनी वैरायटी है कि आप यदि उसको देखेंगे तो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा, उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब परिचित हैं, आपने सबने वो एग्जाम्स दिए हैं तो आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि केवल रोट मेमोरी पे आज स्ट्रेस नहीं है, तो आप भी ऐसा मान के चलिए कि केवल रटने से आप क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पाएंगे, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
और एक बच्चे ने कहा कि काउंसलिंग की जानी चाहिए। आपको लगता है कि स्कूलों में शायद अब इस तरह की एक व्यवस्था शुरू की जाए बच्चों के? हर स्कूल में अब आज काउंसलर्स हैं और बहुत अच्छे ढंग से काउंसलिंग की जाती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर टीचर एक काउंसलर है। वो क्लास में हर बच्चे के मुताबिक जो उसकी ज़रूरत होती है समय समय पे उसे काउंसलिंग करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगी जो स्ट्रेस लेवल है हमारे टीचर्स से, और वो करते भी हैं, जब ये बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र में जाएं तो कृपया उनसे बहुत प्यार से पेश आएं, बहुत अच्छे से उन्हें डी स्ट्रेस करें और थोड़ा सा 1 मिनट उन्हें ये याद दिलाएं कि बहुत अच्छा, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, और आंख बंद करके एक बार वो याद करने की कोशिश करें। तो इस तरह से सम काइंड वर्ड्स विल रियली हेल्प द चिल्ड्रन। बिल्कुल। आप जो है बच्चों के साथ जुड़ी रही हैं, एंड्रूजगंज केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, आपसे बल्कि इस मंच का फायदा उठाना चाहेंगे बच्चों के लिए। कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए जो बच्चों के लिए एग्जामिनेशन में अब जाने वाले हैं, इनके लिए कि कुछ क्या करें क्या ना करें, इस स्ट्रेस को कैसे ईज आउट करें। सबसे पहले बच्चों, आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। आज कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। आप सब करते ही होंगे, आप बढ़िया शेड्यूल बनाते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना सबसे पहला काम वो करना है। दूसरा, जैसे हमने अभी बात की थी, आप में से ही कुछ सवाल थे कि हमें क्या एंटरटेनमेंट करना चाहिए, क्या हमें टीवी देखना चाहिए, क्या मोबाइल यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा आपको देखना चाहिए, लेकिन वही टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है। आपके पेरेंट्स अपना पूरा जीवन आपके ही लिए, वो हमेशा कहते हैं हम जो भी कर रहे हैं आज आपके लिए कर रहे हैं। हम टीचर्स, हम भी यही कहते हैं, समाज में सब लोग यही कहते हैं कि हम सब जो कुछ आज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप कल को बहुत अच्छे नागरिक बने। और आप अच्छे नागरिक तब बनेंगे जब आप बहुत अच्छे ढंग से एक प्लानिंग से चलेंगे। 1 साल का करिकुलम है, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से ना भी पढ़े हों, कोई बात नहीं। आप दोबारा जब रिवाइज करते हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट करिए, थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य, रेस्ट और अच्छा खाना खाना, ये सब चीजों को आप बैलेंस करके यदि चलेंगे, बहुत बढ़िया आपकी परीक्षा हो पाएगी। और इसमें आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, उनका साथ होगा, टीचर्स का साथ होगा, हम सब का साथ आपके साथ है। हम सब चाहेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री हों। और जैसा अभी कहा कि 1 साल की परीक्षा, केवल मान लीजिए किसी कारणवश आप बीमार पड़ गए या कोई ऐसी वजह हो गई कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, इससे भी बेहतर करेंगे। You have to compete with yourself and do not compete with somebody else. That will bring tension to you. आप अपने आप से मुकाबला रखें। आपने 75% अगर मार्क्स पाए हैं, आप अगली बार 85% के लिए एम करें। तो अपने आप से मुकाबला रखें तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। यानी अपने आप से मुकाबला रखें, उससे मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैडम ने कहा कि एक प्लान्ड वे में चीजों को रखें, परिश्रम करें, जो मेहनत है वो सबसे जरूरी है, उससे पीछे मत हटिए। कहा भी जाता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नई मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि उद्यम करने से ही कार्य सफल होते हैं, सिर्फ मनोरथ करने से या चाहने से नहीं है। सोते हुए सिंह के मुख में हिरन कभी प्रवेश नहीं करता है। तो आपके लिए परीक्षा है, आप उसकी स्वयं तैयारी करेंगे। खुद परीक्षाओं को चूंकि आपको देखना है तो आप उसकी तैयारी करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। एक बात और सामने आई थी कि कई बार जो बच्चे हैं उनके अंदर इसकी सफलता असफलता को लेकर के इस तरह की भावना आ जाती है कि कई बार वो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा। इस तरह का प्रेशर एंटरटेन करते हैं और ये प्रेशर कई बार इतना ज्यादा होता है कि सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच जाता है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रेशर ईज आउट किया जाए बच्चों में, और जो सुसाइडल टेंडेंसी कई बार बच्चों में आ जाती है असफलता को देखते हुए या प्रेशर को देखते हुए, उसको कैसे टैकल किया जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम परीक्षाओं के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हों, हम अच्छे से पढ़ें, टाइम को अच्छे से मैनेज करें, परीक्षा के दिनों में पढ़ाई पे फोकस करें, साथ में रिलैक्सेशन पे भी फोकस करें। लेकिन अगर किसी वजह से परीक्षा का रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसी हमारी अपेक्षा थी या हमारे पेरेंट्स की अपेक्षा थी, तो मन में इस तरह की भावनाएं आना एबनॉर्मल नहीं है, असामान्य नहीं है कि ये क्या हो गया, क्योंकि आपने एक परीक्षा के लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है, कोशिश की है, और रिजल्ट अगर वैसा नहीं है जैसी आपकी उम्मीद थी, तो मन में हताशा की भावना आना ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं
तो उसमें कुछ गलत नहीं महसूस कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल फीलिंग है जो हम सभी को होती है जब भी हम वैसा ना कर पाए जैसा हम चाहते थे। लेकिन उस समय हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसा मैडम ने भी कहा कि वो हमारे जीवन का अंत नहीं है, वो हमारे जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक मौका है खुद को इम्प्रूव करने का, इम्प्रोवाइज करने का। उसके अलावा कुछ बच्चों में हम यह भी देखने को मिलते हैं जो हमें हमारे क्लिनिक्स में हमसे मिलने के लिए आते हैं कि वो जो हताशा का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने जीवन को यूजलेस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का क्या फ़ायदा है, ये जो हो गया है इसके बाद शायद कोई संभावना ही नहीं बची है। तो इस केस में एक तो यह पकड़ना, यह पहचानना ज़रूरी है कि वह बच्चा इस फेज से गुजर रहा है। अगर कोई बच्चा इस फेज से गुजर रहा है तो ये ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स उस बच्चे से बात करें, उसको अकेला ना छोड़ें, उसको एंगेज करें कॉन्वर्सेशन में। और अगर बातचीत करने के बाद भी उन्हें महसूस हो रहा है कि बच्चे की हालत में ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, वो अभी भी उन भावनाओं में फंसा हुआ है, उन भावनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो मेरी सलाह होगी कि किसी मनोचिकित्सक से या किसी मनोवैज्ञानिक से ज़रूर मिलें, क्योंकि कुछ इस तरह के बच्चों में हमें कई बार थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर बच्चा उस दौर से गुजर रहा हो, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चा हमारा स्ट्रेस के दौर से, हो सकता है उस लेवल के स्ट्रेस पे ना हो, लेकिन फिर भी जो परीक्षाओं का तनाव है, कितना तनाव वो ले रहा है या क्या कुछ उसके मन में चल रहा है, ये पेरेंट्स कैसे पता लगाए? क्या ऐसे लक्षण लगते हैं जो जानना चाहेंगे बच्चों के अंदर, जिसको पेरेंट्स के लिए एक तरह से समझना जरूरी है? देखिए, पेरेंट्स के लिए यह पहचानना सबसे आसान है क्योंकि वो बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही वो बच्चे के व्यवहार में कोई ऐसा बदलाव देखें जो पहले नहीं था, जैसे बच्चा कटा कटा रहने लगा है, बात कम करता है, चिड़चिड़ा हो गया है या देखने में उदास लगता है, उसकी भूख घट गई है, नींद कम आने लगी है, रात को जागता है देर तक, सुबह जल्दी उठ जाता है और बातें इस तरह की करता है जिसमें पॉजिटिविटी नहीं बल्कि नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बच्चा स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है और शायद उसे अब किसी की मदद की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दें तो एक मनोवैज्ञानिक से या मनोचिकित्सक से सलाह लेना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज हमारा जो है वो कैसे मदद कर सकता है इन हमारे युवा साथियों को ऐसे स्ट्रेस से उबारने में। इसके लिए डॉक्टर साहब, आप भी ढेर सारे लोगों से आप मिलते हैं और मैडम आप तो इस फील्ड में हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आप दोनों लोगों से इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल और बच्चों के मन में कौन रहे हैं वो भी इनसे जान लेते हैं। जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैसे पढ़ाई की ओर ला सकते हैं, मतलब अपनी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अब हायर क्लासेस में स्टडीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो लेवल हाई हो जाता है। तो हम कैसे उन्हें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि हम स्कोर अच्छा कर सकें? स्टडीज़, ठीक है, स्टडीज़ को एक इधर से ले ले, बहुत सारे सवाल हैं। जी, जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आपका एक ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर सोसाइटी में कोई हमारे मार्क्स पूछ रहा है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या रीज़न था कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। जी, ठीक है, तो इसके जवाब आप लोगों से चाहेंगे। मैडम, इस सवाल का जवाब तो आप दें कि जी, यदि अच्छे नंबर नहीं आए जैसा आपने कहा तो बहुत मुश्किल है ये मान लेना कि अगली बार तो सोसाइटी में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और वो सब जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं आए नंबर, और केवल ये पूछा जाता है अच्छा आपके बच्चे के कितने परसेंटेज आए, और जैसे ही बताया जाता है कि 60 आए हैं या 50 आए हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत कम नंबर आए हैं। तो आपको बहुत निराशा होती है इस बात से, आपको बुरा लगता है कि कारण तो कुछ और था जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाई या कर पाया। कोई बात नहीं, यदि वो नहीं समझ पा रहे, अगली बार जब आप 90+ लेकर आएंगे तब उन्हें अपने आप उस बात का जवाब मिलेगा। आपको बड़ा धैर्य रखना है, आपको खुद पता है कि क्या कारण था जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, किसी के कहने से आपके ऊपर उतना असर नहीं होना चाहिए और आपको उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए कि ठीक है, अब ये चैलेंज है मेरे लिए, अब मैं अगली बार और अच्छा करके दिखाऊंगी। यानी असफलता को चैलेंज के तौर पर लें और बेहतर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपसे भी जैसे हमने कहा कि समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके साथ ही आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे, हमारे पास वक्त अब कम है,
कि किस तरह से इस स्ट्रेस को ईज आउट करने में समाज भी अपनी भूमिका निभा सकता है और क्या कुछ बच्चों को करना चाहिए? देखिए, इस इशू को डील करने के लिए हमें एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लेवल पे, पेरेंट्स या अभिभावक के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे तो काम करना ही है, बट ओवरऑल जो समाज का दृष्टिकोण है परीक्षाओं को लेके, उनकी इंपॉर्टेंस को लेके, उनके महत्व को लेके, उसको बदलने की भी ज़रूरत है। अभी बदलाव दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये उम्मीद रखें कि सामने वाले बदल जाएं और उसके बाद हम बदलेंगे। दूसरा तरीका ये कि पहले हम बदलते हैं और क्योंकि हम ही तो समाज का हिस्सा है तो हमारे साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे बदलेंगे। आप लोग आज सब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, एक समय के बाद आप शायद टीचर्स बनेंगे, अभिभावक बनेंगे। तो अगर वो बदलाव आप आज अपने अंदर ले आते हैं तो आने वाले समय में शायद एक जनरेशन ऐसी बनेगी जिसमें ज़्यादातर लोगों की सोच बदल चुकी होगी और तब ये सवाल नहीं उठेगा कि सोसाइटी को कैसे डील करें, सोसाइटी को कैसे हैंडल करें। तो हमारे खुद के लेवल से बदलाव लाना कहीं ज़्यादा आसान है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं कि हम अपना अप्रोच चेंज करेंगे, हम अपना व्यू चेंज करेंगे और फिर धीरे धीरे वो चेंज अपने आप हमें दिखाई देंगे सोसाइटी में। बिल्कुल, आपने जो बात कही यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और इसी के साथ में हम अपने इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेंगे। आप लोग इस चर्चा में आए और इतनी सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया। निश्चित तौर पर ये यहाँ से निकल कर आया है कि किसी भी तरह से स्ट्रेस लेना या तनाव लेना, दबाव लेना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकता है। प्लान के साथ अपनी परीक्षाओं की धैर्यपूर्वक, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें, और अगर किसी वजह से अगर मान लीजिए असफल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, ये जीवन की कसौटी नहीं है। आगे और सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ढेर सारी परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा, आप उसमें एक्सेल करेंगे। तो इसी संदेश के साथ हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे और आप सभी लोगों का एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया।